वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारे प्रशिक्षु हैं, मैं उनसे कुछ यहाँ पर बातें करने आई हूँ। तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ, कौन सा अच्छा हुआ। जहाँ तक कि मुझे पता है कि बहुत से बच्चों का मैथ्स का पेपर जो है, और आप लोग इंग्लिश में बोल रहे थे कि मैथ्स और इंग्लिश में पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो आपका मैथ्स और इंग्लिश, देखिए ये हमेशा होता है कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, यानी हमारे डीएलएड के, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर के जो हमारे प्रशिक्षु हैं, ज़्यादातर उन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो मैथ्स में ही होती है और इंग्लिश में होती है। तो ये तो हमेशा का है, मैथ्स और इंग्लिश। इसके लिए तो अब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और स्टार्टिंग से क्या होता है, इसका रीज़न भी होता है कि आप लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं ना। स्टार्टिंग से आप मैथ्स के अगर क्लासेस पढ़ें तो देखिए, मैंने आपको मैथ्स एकदम स्टार्टिंग में ही कवर करा दी थी। हर एक आपका चैप्टर कवर करा दिया था। जितने भी आपके बहुविकल्पी बनते हैं, जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको बहुत पहले ही मैथ्स कंप्लीट करा दी थी, ताकि आप उसको कम से कम 6-7 बार रिवीजन कर सकें। और अगर आप एक चीज़ को 6-7 बार नहीं पढ़ते हैं तो आप नहीं याद रहता है, वो आपको चीज़ें नहीं याद रहती हैं, चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। तो आप मैथ्स में वीक थे तो आपको मैथ पहले से ही पढ़नी चाहिए थी। इतना कुछ खास टफ पेपर नहीं था कि आप कर नहीं पाते। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो जाती है वो उन प्रशिक्षुओं के लिए होती है जिनका बैकग्राउंड जो होता है वो मैथ्स नहीं होता है, यानी कि जो साइंस साइड से नहीं पढ़े होते हैं, यानी जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी होती, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपका जैसा भी पेपर हुआ, अब आप उस पर मत करिए। और देखिए क्या होता है कि आपके देखिए 6-7 आपके 7-8 पेपर होते हैं, और हर एक पेपर आपका इजी नहीं आ सकता। देखिए क्या होता है कि 7-8 पेपर में एक पेपर आपका टफ आ जाता है, तो कोई पेपर इजी आते हैं। और एक चीज़ ये भी है, अगर आपका पेपर जो भी टफ पेपर आता है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है क्योंकि मैंने खुद ही डीएलएड किया हुआ है, और मैं 2019 बैच की प्रशिक्षु हूँ, और प्रशिक्षु थी, मतलब अब तो कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों की दुआओं से टेट सीटेट भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो क्या है कि मैं देखती थी कि जिसमें आपको क्या होता है, जैसे आपका हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, और भी बाकी आपके सब्जेक्ट हैं, तो उनमें क्या होता था, पेपर आपको लगता था बहुत इजी, मैंने सारा कर लिया है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। जो मुझे पेपर इजी लगता था उसमें ही मार्क्स क्या होते थे, ज़्यादा करते थे, और जो पेपर टफ आते थे उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो ये भी एक बात है कि जितना पेपर टफ आता है उतना ही आपके मार्क्स भी, आपका जो स्कोर है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो और जितने भी इजी पेपर आते हो उनमें हमेशा नंबर कटते हैं। ठीक है, तो बाकी और आपकी कॉपी लिखने पर भी डिपेंड करता है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए हैं तो भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से किया है तो आप पास होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और सेकेंड पॉइंट है, स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में अब तो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे कि भूल जाएं, क्योंकि हमेशा यही रूल रहता था कि जब भी आप किसी नेक्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे, उसका पेपर देते, तो उससे पहले ही आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आ जाता था। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं और आपका उसमें मैथ्स में बैक लग गई है, तो जब भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होता था, तो उससे पहले आपका उस फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो आ जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं आपकी कॉपी रीचेक हो गई है या नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर। अब ये जो स्क्रूटनी रिजल्ट है ये आपका न्यू ईयर में ही निकल पाएगा। इस ईयर में तो आपका लास्ट ईयर ये तो हो ही गया है, अब इस ईयर में तो आपका निकल नहीं पाएगा। तो स्क्रूटनी रिजल्ट जब भी आएगा, जब भी इसकी आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको इस पर तुरंत बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, अब आप इसको लेकर ना चलिए, बल्कि अब आप अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, आपका भी पेपर था, आपने रेस्ट किया, आपने छुट्टियां मनाई, और ठीक भी है, आप इधर छुट्टियां मनाइए, फिर न्यू ईयर से आप स्टार्ट कर दीजिए न्यू सिलेबस को, न्यू आपने सब्जेक्ट को शुरू कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर के बजाय अभी से शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो थर्ड सेमेस्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका हर एक विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर एक आपका ऐसा सेमेस्टर है जिसमें से आपका चाहे वो
कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस जो भी है, सोशल साइंस, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपका समावेशी शिक्षा, ये भी एक आपका इसी में विषय है। तो ये सभी सब्जेक्ट जो हैं ये आपके टेट सीटेट में बहुत काम आते हैं, और थर्ड सेमेस्टर को आप बहुत अच्छा एकदम डीपली पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके टेट सीटेट में आपको बहुत अच्छा स्कोर ला कर देंगे अगर आपने थर्ड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ा है। इसकी संस्कृत भी, इसका कंप्यूटर भी, सब कुछ आपके टेट और सीटेट में भी बहुत काम आएगा। ये बहुत ही अच्छा सेमेस्टर होता है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लिया है स्टार्टिंग से, तो क्या है, ये आपकी टेट और सीटेट में भी काम आता है। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। आपका पहला पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में ये आपका 50 नंबर का होता है, यानी आपका 50 मार्क्स का होता है, और ये आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, सेकेंड पेपर आपका है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कहते हैं सभी के लिए शिक्षा समान। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। आपके स्कूल में क्या होता है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, सभी के लिए शिक्षा समान जो होती है समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी सभी के लिए शिक्षा समान, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, चाहे मध्य जाति, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, उस सभी के लिए शिक्षा समान जो है समावेशी शिक्षा कहलाती है। और ये भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है। और आप टेट सीटेट का आप पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप उठा कर देखिए। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, नवाचार, समावेशी शिक्षा से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विज्ञान। विज्ञान हमेशा की तरह ये जो आपका साइंस है ये आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है गणित। गणित भी आपका पता है 25 नंबर का होता है, और अभी से ही गणित की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सामाजिक अध्ययन आपका ये आपका जैसे आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते आए हैं, वैसे थर्ड सेमेस्टर में भी ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिंदी है। हिंदी भी आपका ये भी आपका 25 नंबर का होता है हमेशा की तरह। और जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और आपका जो थर्ड सेमेस्टर होता है, इन दोनों सेमेस्टर में आपको संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर पढ़ना रहता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपने संस्कृत और उर्दू दोनों में से किसी एक को चूज़ किया था, दोनों में से किसी एक को आप पढ़ते हैं। जिसको संस्कृत जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत ली थी वो संस्कृत का पेपर देगा, और जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू लिया था वो उर्दू का पेपर देगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर था, और थर्ड सेमेस्टर में यानी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपका, ये दोनों आपके 25-25 नंबर के होते हैं। ठीक है, और ये आपका कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, ये तो सब आपके प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। और इंटर्नशिप तो आप जानते ही हैं, आप जो इंटर्नशिप जो आप कॉलेज जो स्कूल में जाकर ज्वाइन करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। एक बार फिर से बता देती हूँ, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये आपका फर्स्ट पेपर है जो 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका समावेशी शिक्षा है, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। फिर आपका है विज्ञान। ये विज्ञान, गणित, हिंदी, उर्दू या संस्कृत और कंप्यूटर, ये आपके 25-25 नंबर के होते हैं। यानी आपका जो विज्ञान है ये 25 नंबर का होता है, गणित आपका 25 नंबर का होता है, सामाजिक अध्ययन भी 50 नंबर का होता है, हिंदी आपका 25 नंबर का होता है, और संस्कृत या उर्दू जो भी आपने ली है वो भी 25 नंबर का होता है, और कंप्यूटर आपका 25 नंबर का होता है। तो ये आपके इतने सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं आपको इसमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और कंप्यूटर आपका हो गया 8, यानी 8 सब्जेक्ट आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर की तरह आपको कंप्यूटर और संस्कृत या उर्दू में से किसी एक को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो उर्दू और संस्कृत या और कंप्यूटर, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में भी आता है फर्स्ट सेमेस्टर की तरह। ठीक है, तो ये आपके थे, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस के अंतर्गत जब भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, जब भी आपको क्लासेस में जब आपको पढ़ाऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की क्लास कब से शुरू करें, ये आप कमेंट्स बॉक्स में आप खुद बताएंगे कि हम थर्ड सेमेस्टर की क्लास कब से शुरू करें। भाई अभी आपने पेपर दिया है, थोड़ा आप रेस्ट कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, अभी अब पेपर देकर थक चुके थे तो पढ़ते पढ़ते, तो आप थोड़ा सा, अब क्या होता है, मैं सोच रही हूँ कि आपका 1 जनवरी से आपका
आपका ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है ये स्टार्ट करूं और फर्स्ट जैन से आपके रेगुलर क्लासेस लेना शुरू कर दूं, ठीक है। तो इधर मैं सेकेंड सेमेस्टर में जब आपका पेपर हुआ था तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, बिज़ी क्या थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। घर पे काफ़ी शादियां थी और फंक्शन वगैरह थे और भी प्रॉब्लम्स में थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं आप लोगों पे फोकस नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आपका जो थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपकी फर्स्ट जैन से स्टार्ट करने वाली हूँ और हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के भी जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी थोड़ा। तो थर्ड सेमेस्टर की जो आपकी क्लास है वो फर्स्ट जैन से स्टार्ट होंगी। अभी आप 2-3 दिन और भी इंजॉय कर लें, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप लिख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू या कमेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं और मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए बैठी हूँ, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी फर्स्ट जैन से स्टार्ट होंगी और मैं विद सिलेबस आपको बताऊंगी कि क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस में आपके हर सब्जेक्ट में क्या क्या आपको क्या क्या पाठ्यक्रम उसमें दिया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ, बाकी बकवास नहीं करती हूँ कि पूरा किताब रटा दी या पूरा सिलेबस पढ़ा दिया और आता जाता कुछ नहीं, सब भूल गए, ठीक है। इस तरीके से नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ाती हूँ। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सारे क्या करते हैं, सारे वो देखने लगते हैं वीडियो, सारी वीडियोस देखने लगते हैं। सबके जितने भी डीएलएड के हमारे टीचर्स हैं उनकी सब की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस मोबाइल उठाया शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, एक को पकड़िए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए, ज़्यादा मत पढ़िए, जो मेन है वही पढ़िए। देखिए ज़्यादातर आपका जो पेपर बनता है आप उठा कर देखिए अपने पेपर को, वो आपका जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देखिए, उसी में से आपको सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं आता है। तो एक दो क्वेश्चन इससे बाहर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर किया करिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। और मैं जब भी पेपर बनाती हूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ कि क्या चीज़ें बार बार पूछी जा रही है, क्या चीज़ें नहीं, यानी कि आपका बैक न लग पाए, आप पास हो जाएं, इतना तो आप पढ़ ही लें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।